अरे सर को वीडियो ऑफ हो गया। प्रशांत सर आपका वीडियो ऑफ हो गया सर, ऑन कर दिएगा। एक मिनट यार, 1 मिनट। ये पता नहीं क्या मुश्किल हो गई। कैंसल। प्रशांत जी सर। अच्छा ये बता, अगर बीच में इनको कॉल आया फोन पे तो ये क्या डिसरप्ट होगा? सर वो एक्चुअली डीएनडी ऑप्शन होता है, वो ऑफ कर सकते हैं। तो पर आई क्योंकि थिंक इनके फोन पे तो फोन आएगा ही। प्लीज ऑन एयर, आप शुरू कर सकते हैं प्लीज। आपका वीडियो ऑफ हो गया सर, ऑन कर दिएगा। एक मिनट यार, 1 मिनट। ये पता ये नहीं वापस एको कैसे आ रहा है? रिप्ले हो रहा है ये। कैंसल। वो सर मुझे लग रहा वीडियो लाइव से आ रहा है। सर वी आर लाइव एक्चुअली। हाँ तो मैं शुरू कर दूं? एक मिनट सर, साइलेंस प्लीज। सर स्पॉटलाइट पे हैं। यस। नमस्कार दोस्तों, आज के पत्रकार सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज 31वां दिन है लॉकडाउन का। 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो जो संक्रमण का दर था वो लगभग 21.6% एवरेज था कि रोज जो है इस प्रतिशत में, जिस अनुपात में संख्याएं बढ़ रही थी। 5 सप्ताह के लॉकडाउन के उपरांत जो ये संक्रमण का दर है ये घटकर 8.1% हो गया है। परंतु चिंता की बात यह है कि अगर इसकी हम तुलना वैसे देशों से करें जहां की संक्रमण बहुत हुआ, जैसे जर्मनी और अमेरिका, तो वहां 5 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद जो दर था संक्रमण का वो घटकर 2.2% के लगभग आ गया। यूएस में 4.8%, जर्मनी में 2%। अपने राज्यों में देखें तो केरल जैसे राज्य हैं जहां की ये संक्रमण का दर घटकर 1.8% हो गया। आज इस पूरे विषय पर ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जाने माने वकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय कपिल सिब्बल जी। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार। सबसे पहले तो ये मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है आप लोगों के साथ, तो ये पहल की जो शुरुआत है अच्छी होनी चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप सब लोग सुरक्षित हो और जो भी हमारे रिपोर्टर वॉरियर्स हैं वो सब सुरक्षित हैं, तो ये तो सबसे अच्छी खबर की बात है। डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग से पहले मैं कुछ अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो शायद मुद्दा आज तक नहीं उठा और मैं उठाना चाहता हूं, और उसका गौर मैं और सवाल जो मैं वो जुडिशरी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या जुडिशियल सर्विसेज इसेंशियल नहीं है? डिलीवरी ऑफ जस्टिस क्या इसेंशियल नहीं है? हम कहते हैं कि भैया इसेंशियल कमोडिटीज, बिजली इज इसेंशियल, खाना पीना इज इसेंशियल, तो क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज नॉट इसेंशियल? अब ये फैसला सरकार नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो मैं जुडिशरी से आग्रह करूंगा कि आप ये फैसला जरूर कीजिए कि द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम is an essential service. This is very important because every day somebody or the other needs the judge in an emergent matter to decide his case. At the district level, Mufassil level, state level, high court level, Supreme Court level. And I don't see any policy framework or policy statement by the judiciary that being an essential service, we have a plan to ensure that people who need urgent relief get it. तो मेरा आग्रह ये होगा इस देश की जुडिशरी से, चाहे भी किसी लेवल पे भी हो, कि आप देश के सामने एक प्लान रखिए कि किस तरह से हमारी जुडिशियल सर्विसेज एक एसेंशियल सर्विसेज के संदर्भ से उसको कैसे आगे ले जाया जाए। क्योंकि आम आदमी को ये नहीं मालूम अब मैं करूं क्या। मुझे रोज कोई ना कोई फोन करता है कि साहब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं नहीं जाएं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ये एसेंशियल है या नहीं है, ये मैटर लगेगा या नहीं लगेगा, कोई इसमें कोई मापदंड नहीं है। तो ये हमारा आग्रह है।
कि just as other services are essential services, the judicial delivery, justice delivery system is also an essential service. एक तो बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता था जो पहले कभी किसी ने इस पे बारे में बात नहीं की। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल क्योंकि वो पंचायती राज दिवस था, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों से बात की और सलाह भी काफी दी। प्रधानमंत्री जी सलाह देने में तो बहुत ही काबिल हैं, कभी कभी हमारी सलाह लेते नहीं हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि सलाह तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कभी कभी सलाह कांग्रेस पार्टी की भी ले लीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आज के दिन कोविड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आएंगे आने वाले दिनों में, वो है शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा। और मुझे एक गाना याद आता है, हिंदी फिल्म का गाना है कि चल छोड़ बातें, कि वो है पुराना एक गाना है कि छोड़ो कल की बातें, नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब तो अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने, और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं और उन मुद्दों पे कॉन्सेंट्रेट करें जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे हैं। और उनमें सबसे दो अहम मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में वो क्या करना चाहते हैं और उनका प्लान क्या है। ये दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब आपने कहा और सही कहा कि हमें, हमारे देश में हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब कि जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के दिन और पिछले 6 सालों में हम क्या देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि अगर राफेल बनना है तो वो फ्रांस से आएगा, वो HAL नहीं बनाएगी। और अगर जो हमारे सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे बाहर के हैं, आज के दिन फायदा किसको हो रहा है? उन प्लेटफॉर्म्स को जो बाहर के लोग चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल चला रही हैं। तो आपकी मेक इन इंडिया पॉलिसी ये क्या होगी? कैसे इसको आगे बढ़ावा देंगे? And I want to state this in English also, that you rightly said that India must be self-reliant. But if India is to be self-reliant, what are the policy prescriptions that you're going to have in place? Because in the last 6 years, all that we have seen is that we are relying on others and not on ourselves. And the platforms that have had the greatest benefit from our open door policy are the digital platforms, which who are making like the commercial digital platforms. They are making enormous profits, whether it's Amazon or it's anybody else. And even Paytm is controlled in a sense by Alibaba. So while you talk about Make in India, the fact of the matter is that it is all made outside. Most of it is made outside. And even in terms of our essential pharmaceutical ingredients, we are importing them from China. And the decision to manufacture Rafale, instead of giving it to HAL, you gave to France. Now, I think that while the Prime Minister says this, that we must be self-reliant, the government must put in place a policy under which this can be taken forward, whether at all, to what extent it should be taken forward. This is the third issue मैं आपके सामने रखना चाहता था। 2 छोटी बातें और करूंगा, फिर we will go on to the main press conference.
वो ये है कि अभी पेट्रोल के दाम $20 हो गए और सरकार हमारी उतना ही चार्ज कर रही है। सरकार को इतना फायदा हो रहा है और इस आपदा के बीच सरकार जनता को कुछ नहीं दे रही, अपनी कंपनियां उसको दे रही है और जनता आज के दिन मुश्किल में है। तो ये भी बताए सरकार कि ये जो प्राइस डिफरेंशियल है, जिस दाम पे आप बेचते हो और जिस दाम पे आपको आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, विच इज $20, वो फायदा आप जनता को क्यों नहीं दे रहे? चौथी बात, ये जो इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस एंड डीआर है, डियरनेस अलाउंस रिलीफ है, जिसकी बढ़ोतरी हुई थी, इसने आपने रोक क्यों दी 2021 तक? ये तो आम आदमी के लिए है, आम आदमी की सुविधा है ये, और बेचारा जो आपके लिए काम करता है उसका आप रोक रहे हो डियरनेस अलाउंस इंक्रीज। तो ये आप मत कीजिए। अब वक्त आ गया कि जनता के बारे में सोचने का। ये 2-3 मोटी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। द डियरनेस अलाउंस increase must not be held back till 2021. So we must give it to the people, because those are the people in this economic crisis, they need that money very much. Now we come to the main issue, and I'll try and sort of make it as short as possible. शायद आपको मालूम है कि भाई अब तक मार्च 24 में लॉकडाउन शुरू हुआ और ये चलता रहेगा अब तक के 3 मई तक चलेगा। लगभग इसका मतलब 40 दिन हो जाएंगे। सो जनता का तो लॉकडाउन 40 दिन का हो गया। इसके आगे बढ़ेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, ये तो प्रधानमंत्री जी और सरकार तय करेंगे। लेकिन इस बीच में इकोनॉमी का लॉकआउट हो गया, जनता का लॉकडाउन और इकोनॉमी का लॉकआउट। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए था। You can't have a lockdown of people and a lockout of the economy. That's not the way to formulate policy. We're not criticizing, we're only saying that it's time to rethink. We are with government, we'll support the government in every possible way, but we are making constructive criticism so that government responds to us and responds to the needs of the people of this country. Because जब आपने लॉकडाउन का ऐलान किया तो आपने राज्य सरकारों से पूछा नहीं। 4 घंटे में आपने सब तय कर लिया कि 4 घंटे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जैसे आपने नोटबंदी का ऐलान किया था। और अभी जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो शायद किसी ने आज तक नहीं रखी, कि देयर इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत देयर इज अ सेक्शन 6(2) which I want to read to you. There is a National Disaster Management Authority under the National Disaster Management Act, which is to be presided over by the Prime Minister of India with 9 nominated members. कोई भी डिजास्टर हो, जैसे उत्तराखंड में अर्थक्वेक आ गया, या बिहार में फ्लड आ गए, केरला में मानसून के बाद बस्तियां उजड़ गई, तो ये तो स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं, प्रदेशों में होते हैं। आज के दिन कोविड इज अ नेशनल डिजास्टर और हर एक के लिए अलग अलग प्लान चाहिए। तो सेक्शन 6(2) कहता है that the national, without prejudice to the provisions of this subsection, the national authority may approve the national plan. मतलब के प्रधानमंत्री जी जिस पे प्रिजाइड करते हैं नेशनल अथॉरिटी पे, वो एक नेशनल प्लान अप्रूव करेंगे। ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, 6(2)(b) में। और ये नेशनल प्लान बनाएगा कौन? वो सेक्शन 10(2) पे लिखा है। सेक्शन 10(2) कहता है that the National Executive Council, National Executive Council कौन है? कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ काउंसिल, जो बाकी जो सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस काउंसिल, उस कमिटी, काउंसिल नहीं, कमिटी है, वो कमिटी अंडर सेक्शन 10(2)(b prepares the national plan to be approved by the national authority.
मतलब के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके आज के दिन होम सेक्रेटरी हेड हैं, वो नेशनल प्लान बनाएंगे और वो प्लान नेशनल अथॉरिटी दैट इज प्रधानमंत्री और उनके 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे। नाउ मैं पूछना चाहता हूं कि वो नेशनल प्लान है कहां? इस कानून के अंतर्गत एक नेशनल प्लान बनना चाहिए था और मार्च 24 से आज अप्रैल हो गई, अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज के दिन भी कोई नेशनल प्लान नहीं है। तो हमारी सलाह रहेगी कि आप जल्द से जल्द एक नेशनल प्लान बनाइए। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि देयर शैल बी ए नेशनल प्लान। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे। और सेक्शन 72 धारा 72 इस एक्ट की कहती है कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, it will override all other acts. Not the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. तो जब कोई ऐसी नेशनल आपदा आ जाए, एक राष्ट्रीय आपदा आ जाए, तो यही एक्ट लागू होगा, इसी के अंतर प्लान बनेगा और इस प्लान के अंतर्गत आगे कदम उठाए जाएंगे। और सेक्शन 11 धारा 11 कहती है there shall be drawn up a plan for disaster management for the whole country. तो अगर कोविड-19 आया है, ये आपदा आई है, ये कैलेमिटी आई है, ये डिजास्टर आया है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लान बनेगा, ये धारा 11 कहती है। अब क्या हुआ कि आपने अनाउंस कर दिया और लाखों लोग सड़क पे चल आए। तो जब सड़क पे लोग आ गए थे तो उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए वो भी लिखित है। वो धारा 12 में लिखित है। वो कहती है धारा 12 that the national authority, that is जहां प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, shall recommend guidelines for minimum standards of relief to be provided to persons affected by the disaster. मतलब कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं, इस आपदा की वजह से जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो रिलीफ वो नेशनल अथॉरिटी जहां प्रधानमंत्री जी प्रिजाइड करते हैं, वो गाइडलाइंस ले करेंगे। क्या गाइडलाइंस हैं वो? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। मतलब कि ये गाइडलाइंस कहेंगी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड से सबसे कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शेल्टर का, मतलब कि कहाँ वो रहेंगे, खाने का, पानी पीने का, मेडिकल कवर मतलब कि स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उनको कवर होना चाहिए, मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे। तो आज तक ये मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन नहीं हुए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द करें। अभी तो इन्होंने कह दिया है कि भाई राज्य सरकार तय करे क्या करना है कि नहीं करना। राज्य सरकारों के पास तो पैसा तक नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि विधवाओं के लिए और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए क्या होगा, और जो जान चली गई हैं, जिन्होंने जान अपनी गवा दी, उनके लिए कितना पैसा मिलेगा उनको कॉम्पेंसेशन, ये भी ये तय करेगा। और जिनके जो रोजगार चले गया है वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करेगा कि वो रोजगार कितना मिलेगा। अभी इन्होंने कह दिया कि वो रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, बट ये तो कानून कहता नहीं है। कानून तो कहता है कि सरकार देगी। इसके लिए अब तक प्लान क्यों नहीं बना? और जो भी बाकी जो सुविधाएं मिलनी है वो भी इसमें कहा है कि आप बताइए। साथ साथ में एक और भी बड़ी अच्छी बात है, धारा 13 में लिखा है, the national authority may in cases of disasters of severe magnitude recommend relief in payment of loans, offer grant of fresh loans to persons affected by the disaster on such concessional terms as may be recommended. तो किस बेसिस पे लोन दिए जाएंगे
वो भी यही तय करेगी, वो भी तय करेगा, ये नेशनल अथॉरिटी तय करेगी किस हिसाब से लोन दिए जाएंगे, कितना लोन दिया जाएगा, कौन सी कंसेशनल, कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब ये करेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा। फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये बात भी शायद किसी ने आपके सामने नहीं रखी। एक यहां धारा 46 है इसी एक्ट के अंतर्गत। वो धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक disaster response fund नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा, साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमेटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करे कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्ड फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा, और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा। और सेक्शन 10(2) कहता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करेगी। Coordinate and implement the state plan. Recommend provisions for fund for mitigation and preparedness measures. Review development plans of different departments. तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे सामने कानून है, इसके मुताबिक कोई प्लान क्यों नहीं बना और क्यों नहीं हो रहा। और मैं आग्रह करूंगा, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि प्रधानमंत्री जी और सरकार इसके बारे में कुछ बताएं। अब दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के दिन एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक लॉकआउट हो गया, देश के पास आमदनी कम हो गई, सारे विश्व के स्तर में नेगेटिव ग्रोथ होगी, यूएस की नेगेटिव ग्रोथ होगी। और यहाँ भी जो मूडी ने कहा था कि यहाँ का 2020 का जो जीडीपी है वो लगभग 2 to 2.5% होगा,
और इकरा ने कहा 2% होगा। मैं समझता हूं, ये मेरी अपनी राय, और कई अर्थशास्त्रियों ने भी बात कही है कि ये अपने आप में सही नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की जो ग्रोथ होगी 2020 की, वो नेगेटिव होगी। अब इसका नतीजा क्या है, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी और सरकार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहां हमारे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? वन इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब बंद है। ट्रैवल बंद, टूरिज्म बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रेड लगभग बहुत कम हो चुकी है, देश में भी और प्रदेशों के साथ भी। फिर एंटरटेनमेंट बहुत कम, स्पोर्ट्स बहुत कम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसमें भी बहुत एक प्रॉब्लम आई है। ये तो होगी डिमांड साइड। अब जो सप्लाई साइड चेन है वो सब ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हम चीन के जो हमारा इंपोर्ट होती है, चीन से जो सारा हम देश का इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 17.4% चीन से आता है। हमारा सारा इंपोर्ट 17.4% चीन से आता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें आते हैं वुड प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ऑयल्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जिसको हम API कहते हैं, वो भी चीन से आता है। इस पे रोक हो गई है। इसमें बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये हमारा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। और जर्मनी और यूके से हम लेदर के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, फुटवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बंद हो गया। वहां से जो फूड स्टफ आता है, इंपोर्ट होता है, उसमें भी रुकावट आ गई। ईरान को हम अपनी सब्जियां भेजते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो गई। ऑस्ट्रेलिया और ईरान में जो मेजर सप्लायर्स हैं हमारे मिनरल प्रोडक्ट्स के, उसमें भी रुकावट आ गई। तो इस संदर्भ में अब होगा क्या? जब ट्रेड कमती होगी देश में और विदेशों के साथ, आमदनियां कम हो जाएंगी, और साथ साथ में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा जो रिमिटेंसेस आती हैं हमारी बाहर से, जो लगभग $80 बिलियन सालाना आती हैं, उससे ज्यादा भी सालाना आती हैं, उसमें 23% की घटौती आई है। तो रिमिटेंसेस भी कम हो गई। तो जो राज्य सरकारें हैं वो बेचारी क्या करेंगी? उनको पैसा बोरो करना पड़ेगा। अब पैसा उनके पास है भी नहीं। अब राज्य सरकारों की जो आमदनी है वो कहां से आती थी? क्योंकि बाकी तो जीएसटी से आती थी, और जीएसटी में भी आमदनी कम हो गई। जो पुराने उनकी जो जीएसटी के ड्यूज थे वो भी उनको नहीं, राज्य सरकारों को नहीं मिल रहे। तो आमदनी की तो बात आप छोड़िए, तो पुराने ड्यूज भी नहीं मिल रहे, अब तक नहीं मिले। तो इनकी जो अपनी आमदनी थी वो रियल एस्टेट के द्वारा थी, वो भी सारी सिस्टम बंद है। सारा रियल एस्टेट सिस्टम बंद है। सारे प्रोजेक्ट्स लगभग डेट में हैं और हो नहीं रहा कुछ। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल में आती थी इनका पैसा, और अल्कोहल में आता था, शराब में आता था, वो भी बंद है। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खुला। और केरला ने तो 6,000 करोड़ बोरो किया है 15 साल के लिए। 6,000 करोड़ बोरोइंग है केरला की, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। और उसका जो ब्याज दे रहे हैं वो 8.96% है। तो कैसे स्टेट्स अपना गुजारा कैसे करेंगी? और इस बीच में जो पैसा माइग्रेंट वर्कर को जाना चाहिए, अभी देखो ऐलान किया है मध्य प्रदेश ने कि जो हम अपने जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो बाकी प्रदेशों में, उनको हम बुला लेंगे, स्टेज वाइज बुला लेंगे। भी इनको कहां से मालूम है कि कहां इनका कोई माइग्रेंट वर्कर है? कोई डेटा है इनके पास? अब भाषण तो कर सकते हो। इनको क्या मालूम कि मुंबई में कितने बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश से, और बाकी जगहों में कितने बैठे हुए हैं और कहां बैठे हुए हैं? कैसे इनको मालूम? इनके पास डेटा ही नहीं है कोई।
तो ये कैसे मुश्किलें जो हैं, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, हमें बताइए हम कैसे साथ दें। ये मुश्किलें, जैसे हमने पहले कहा था, इफ यू डोंट रिमेंबर, इफ यू रेड वन ऑफ माय आर्टिकल्स आई रोट सम टाइम अगो, about 3-4 weeks ago, and yesterday there was a statement by Dr. Guleria from AIIMS saying that 80% of our population will not be infected. This I said 3 weeks ago. Why did I say this? Because this is the global trend. COVID doesn't impact 80% of the people. And I said that the balance 20% also, the 15% of the balance will not get, they will not be in serious condition at all. I said so 3 weeks ago. And the balance 5% will have some problems. And of that, a certain percentage will need really some big support in terms of ventilators and other things. ये तो बातें हमें पहले ही मालूम थी, तो तैयारी हमें पहले करनी चाहिए थी। चलिए, अभी देरी होगी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आगे हमें अभी करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक तो आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस हालात में हमारी स्टेट्स आज पड़ी हुई हैं। जो स्टेट्स की आमदनी का मैंने आपको बता दिया, वो लगभग बंद हो गई, और जो स्टेट का जो खर्चा है, जो उनको करना ही करना है, जिसके लिए भी शायद उनके पास सुविधाएं ना हो, महाराष्ट्र में जो टोटल रेवेन्यू है महाराष्ट्र का, उसमें से 54% वो खर्चा उसको करना ही करना है, विच इज इंटरेस्ट एंड सैलरीज एंड पेंशंस। So 54% of all the revenues is committed expenditure. And they are left with only 36%, 46%. And they don't have any revenues. So how are they going to meet all this? The fiscal deficit will go haywire. Who is going to finance them? Tamil Nadu 60% committed expenditure. Gujarat 46%. Karnataka 45%. UP 52%. Rajasthan 58%. West Bengal 59%. तो ये पैसा आएगा कहां से? इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो गया, और साथ साथ में जो पैसा केंद्र सरकार को देना भी चाहिए था, वो भी राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जो सेंट्रल टैक्सेस जो तय करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, फाइनेंस कमीशन तय करती है, उसमें से उत्तर प्रदेश 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 1,40,000 करोड़ मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, उनका शेयर। उनको आज तक कितना मिला है? 8,255 करोड़। 1,40,000 करोड़, and they've got only 8,255 crores. बिहार को 78,896 करोड़ मिलना चाहिए, उनको अब तक मिला है 4,631 करोड़। मध्य प्रदेश को 61,000 मिलना चाहिए, उनको 3,600 करोड़ मिला। वेस्ट बंगाल को 58,900 कुछ मिलना चाहिए, उनको 3,452 मिला, 462 मिला। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार के, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं। उदय स्कीम जब से इन्होंने लागू की है, वो ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं, डिस्कॉम ज्यादा। मंशा तो ये थी कि डिस्कॉम्स को राहत मिले, लेकिन डिस्कॉम ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं उदय की वजह से। पैसा है नहीं, बोरोइंग ज्यादा कर नहीं सकते, डेफिसिट बढ़ जाएगा, केंद्र सरकार की आमदनी कम हो गई, रेवेन्यूज कम हो गए, रेवेन्यू अर्निंग्स कम हो गई। लगभग जो केंद्र सरकार की जो कमती हो गई है, लगभग 1,20,000 करोड़ की है मिनिमम। तो अगर केंद्र सरकार के पैसा भी नहीं है, तो ये सब सामने जो मुश्किलें आएंगी, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? Only to say that these are the issues that will have to be dealt with. You have to be prepared. You have to plan. And unless you plan and you are prepared, you will be put in difficulty, then serious difficulty. It's okay to give confidence to people. It's okay for the Prime Minister to talk to, villages and panchayats and state governments. But the Prime Minister and the governments must unveil a plan of action. ये काम होगा कैसे आने वाले दिनों में? कैसे हम लोग आप लोगों का साथ दें? हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए तो सही।
और अगर आप आम आदमी को पेट्रोल की सुविधाएं नहीं दोगे, और हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, और ये आखिरी बात है, फिर मैं खत्म करता हूं अपनी बात. Actually, the bureaucrats sitting in North Block are deciding the fate of ordinary people in India. And I'm sorry, they have no capacity to do that because they don't know what the facts on the ground are. जो नॉर्थ ब्लॉक में हमारे कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि राज्य सरकारों के और राज्य और प्रदेशों में कहां क्या क्या मुश्किलें हैं. ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा, ये बॉटम्स अप अप्रोच होना चाहिए. The bureaucrats can't handle this. They don't know what's on the ground, and each state will have a different plan of action because its problems will be different. Each district may have different problems. And the reason why India is safe, and let me tell you this, if you look at the figures, most of the figures of increasing infections are in cities. Surat increasing by a huge percentage, 47%. Ahmedabad, Maharashtra, Tamil Nadu, Hyderabad, all these cities. Why are rural areas safe? Because many people from outside of the country have not traveled to rural India. So the interiors of India are safe. You did not need at that point in time a national lockdown. You stopped the wheel of the economy, the engine of the economy. Now let's take some constructive measures. Let's start thinking of how this is to be lifted and how people are to go back. And the kind of measures that you are saying that 25% of a factory can start, if it's a seamless unit, how will 25% start? And remember, factories don't run only from the place from there located. Their supplies are from outside. And if there's a lockdown outside, how will those supplies come? The supplies are somewhere else, the services somewhere else, the manufacturing somewhere else. It's like the global economy, the big multinationals who get services from all over the world. The same thing is happening with our industry. So if you have one particular kind of prescription, it's not going to work. Allow these units. They are responsible. Allow them to function. And the kind of restrictions that bureaucrats are operating are just non-pragmatic. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और हम चाहते हैं कि हम इनको पूरी तरह से अपनी सपोर्ट दें, लेकिन इनको भी कहना होगा भाषणों के अलावा कि किस तरह से ये आगे के दिन की प्लानिंग करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. मैं सवालों की शुरुआत करूंगा वैसे दोस्तों से जो अपनी गाड़ियों में बैठे मुझे दिख रहे हैं सड़कों के बीच. सिद्धार्थ ने अपना सवाल भेजा. सिद्धार्थ आइए, अनम्यूट करके सवाल पूछिए अपना. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मेरे आपसे दो सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि मनमोहन सिंह जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये कहा कि जो डीए कट नहीं होना चाहिए. राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि डीए पर कैंची नहीं चलनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों की. अपने खर्चे कम करे सरकार और साधन देखे. आप एक टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे हैं पूर्व. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टेलीकॉम कंपनियों से जो पैसा Yes. I can't hear you. I can't hear you. जो है 1 लाख करोड़ रुपया. हेलो. बीच में आवाज चली गई थी सिद्धार्थ आपकी. सर दोबारा से अपना सवाल दोहराना चाहूंगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, क्या उनसे अब पैसा वसूली कर लेनी चाहिए? ये है सरकार का को ये कदम उठाना चाहिए. दूसरी बात ये कि ऑक्शन नहीं हुआ है, तो क्या 3-4 सालों से, उससे पहले ऑक्शन एक ऐसी दरिया था जिससे 30 से 40 हजार करोड़ रुपए जो है स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से बना लिए गए थे, सरकार ने अर्निंग हुई थी. क्या वो भी होना चाहिए? एक पहला सवाल. दूसरा सवाल ये, जो आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ दिख नहीं रहा है, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही पूरे देश को चला रही है, सरकार नहीं है. तो किस तरीके से सरकार को सामने आना चाहिए
और जो आप सुझाव देते हैं तो वहां बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी और उनके गैंग को दिक्कत है। तो दोनों का सब मैं अभी जवाब देता हूँ। पहले सवाल जो आपने पूछा ऑक्शन का, ये ऑक्शन की बात कौन लोग कर रहे थे उस समय जब हम अब सरकार में थे? आपको याद होगा, जब आपको याद होगा जब हम सरकार में थे तो हम कहते थे कि जो एलोकेशन किया है हमने स्पेक्ट्रम का, जिस प्राइस पे किया है वो सही है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बात हमारी नहीं मानी और बीजेपी और सीएजी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और उसकी वजह से ऑक्शन होने लगी। और उसका नतीजा आज क्या है? इस देश में कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास कोई ऐसा पैसा है कि ऑक्शन में स्पेक्ट्रम खरीद सकें? आप मुझे बताइए। 3 तो रह गई हैं कंपनियां। वोडाफोन की डेट, मेरा ख्याल जो नुकसान वोडाफोन को हुआ वो $30 बिलियन से कम नहीं हुआ। तो कहां से वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? कहां से आइडिया पार्टिसिपेट करेगा ऑक्शन में? एयरटेल कहां से करेगा? बड़ी मुश्किल से तो वो पैसा दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत। तो ऑक्शन से तो इनको कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है। और इस खास तौर पे कोविड के बाद तो बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। बाकी आप कह रहे हैं कि जी कि हम बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये जो भी, देखिए, ये मैंने आपको कानून के प्रावधान बताए, मैंने कोई अपनी बात नहीं रखी, कोई अपनी बात रखी। जो कानून में लिखा है को सरकार का या पालन कानून से होता है ना, पालन कानून का करना होता है ना, तो कानून का पालन करें। हम कौन सी आलोचना कर रहे हैं? मैंने आपको सारे प्रावधान दे दिए, सारे सेक्शन पढ़ा दिए। किसी ने आपके बारे में, इसके बारे में बोला है? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? ये तो कानून के सामने है। ये तो पहले भी था, 2005 से है। इस कानून के अंतर्गत पीएम केयर फंड क्यों बना रहे हैं, जब पीएम नेशनल रिस्पांस फंड वहां उसे लिखे थे सेक्शन 47 में। और जो इंडिविजुअल, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सीएसआर है, ये जो लोग पैसा प्रधानमंत्री पीएम केयर को दे रहे हैं, ये सीएसआर स्टेट को जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट में इंडस्ट्री है वो सीएसआर स्टेट को जाना चाहिए। अब स्टेट को वो पैसा भी नहीं मिल रहा। और ये अगर आप ये कंट्रीब्यूशन करवा रहे हैं इंडस्ट्री से, तो नेशनल रिस्पांस फंड में क्यों नहीं करवा रहे? तो ये सवाल तो कानून कहता, मैं नहीं कह रहा। धन्यवाद सर। अगला सवाल सर, ऑक्शन वाला अगर इंग्लिश में बोल दें, यहाँ पर इंग्लिश में मैं ऑक्शन वाला आपसे चाह रहा था। As far as the auctions are concerned, which telecom company has the capacity to participate in any auction? I mean, they are in such deep trouble and such deep debt. They've not been able to discharge the liabilities that have been foisted on them pursuant to a judgment of the court. And they have committed to do that to the extent that they can. In this situation, with the COVID-19, who has the money? I mean, I think Vodafone has lost more than $30 billion already. And Idea has no capacity, nor does Airtel, because they have to discharge their liabilities. So who can participate in the auction? Remember, we have at that time we had 10, 11, 12 players. We have reduced to only 3. And one of them, I don't think will be able to, survive much longer. So what do we do? I think and this is only because of the great theory of the great CAG, the great Mr. Vinod Rai, who talked about 1,76,000 crores. This is the result of 1,76,000 crores. थैंक यू सर। अगला सवाल रमन जी हैं। रमन जी अनम्यूट करिए। संजय जी हाथ देख लिया आपको, उसके बाद आता हूं। रमन जी, आपको आवाज आ रही है? उन तक आवाज नहीं जा रही। बिलाल, आप भी पूछना चाहते थे? रमन, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ सर, मेरा आ रही है। अच्छा, एक मिनट बिलाल, इंतजार करें। सिब्बल साहब, आपने कहा कि कोर्ट को, जो सो मोटो था आपका, कि कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि एसेंशियल सर्विसेज क्या होती है। लेकिन हमने कई मामलों में देखा, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, एक निजी चैनल के एडिटर इन चीफ के बारे में, उन्होंने जब चाहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। लेकिन बाकी देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके तुरंत चाहने पे भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये कौन सी प्रक्रिया है?
ये देखिए, ये तो फैसला इसका तो कोर्ट को करना होगा। ये बात सही है कि कई लोगों की सुनवाई नहीं होती। हमें ये भी मालूम है कि जब हम उमर अब्दुल्ला का हेबियस कॉर्पस पिटिशन कर रहे थे, वो लगता ही नहीं था। जब लगा तो उसको 2-2 हफ्ते का टाइम दिया गया। जो भी है वो बात तो अब खत्म हो गई, लेकिन कोई ऐसा मापदंड नहीं है। किसी को तो तुरंत हियरिंग मिल जाती है, किसी को 2-2 हफ्ते वेट करना पड़ता है, और किसी को मिलती ही नहीं, हियरिंग ही नहीं होती। और गरीब आदमी बेचारा सुप्रीम कोर्ट कहां से आए? तो कोई ऐसा मापदंड तय करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि एज आई सेड, द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम इज एन एसेंशियल सर्विस मेरे हिसाब से। और अगर डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम उन मैटर्स में नहीं होगा जहां किसी ने कहा, अभी सरकार ने कह दिएगा आपको रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोई बूढ़ा कपल है, उसकी आमदनी ओनली रेंट है और कोई आमदनी नहीं है, या पेंशन है या रेंट है, तो आपने कानून बना दिया कि इस दौरान में वो रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो बेचारा वो जिएगा कैसे? तो ऐसे आप फैसले लोगे बिना, क्योंकि हर एक इश्यू का एक डिफरेंट पहलू होता है। आपने कह दिया कि सारी जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, उनको सैलरी वो दें। कानून में लिखा है कि ये सरकार करेगी। अमेरिका में जो सैलरी का कॉम्पेंसेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट इज गिवन 80% कॉम्पेंसेशन। तो कुछ ऐसे डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए जिसके पीछे कोई संजीदा सोच हो। अब बेचारा अब जो माइग्रेंट लेबर है वो कह रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, समझेगा कौन यहाँ? ये भी एक और हिंदी गाना आपको याद होगा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, समझेगा कौन यहाँ, दर्द परे दिल की जुबां, जाऊं तो जाऊं कहां। ये तो हालत है आम आदमी की। Sir, the same question has been asked by Asar, and probably he'd want it in English as well. The answer to be given in English. He asked, sir, you were the lawyer yesterday in Supreme Court. What exactly did the editor-in-chief of Republic say that you were opposing Supreme Court? And then he follows that this specific petition was listed instantaneously by the Supreme Court, while many other urgent matters have been pending for long. What was the urgency according to you? Well, this is not something that I can explain. This is something which is the prerogative of the Chief Justice of India. But this fact is true that in some matters, the matters are listed overnight. Some matters are never listed. And there must be some rationale behind it that we don't know. I mean, if a habeas corpus petition is not listed for a couple of weeks, and suddenly some other matters are listed, I mean, there's no explanation that I can give to that, except to say that sometimes very, very urgent matters are not listed because the registrar doesn't list them. And there is no rational basis for listing many of these matters. That's the only answer that I can give. As far as what the gentleman said about Sonia Gandhi, I don't want to repeat it, but I can read it. I think the people of India should know. उन्होंने कहा कि इटली वाली सोनिया गांधी, आपकी पार्टी की रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप हैं। मन ही मन मुझे लगता है वो खुश हैं। मन ही मन मुझे लगता है वो खुश हैं। वो खुश हैं कि संतों को मारा गया है। वो खुश हैं कि संतों को मारा गया है। जहां पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वो वहां से वाह 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 मिलेगी उसको। अब ये आपने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, ये तो देश की जनता तय करे। थैंक यू सर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलाल, आप पूछे सवाल अपना। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने विस्तार से सारी बातें रखी
और जिस तरह से आपने बताया कि नेशनल डिजास्टर प्लान और डिजास्टर मैनेजमेंट और फंड की आपने सारी बातें करी, तो ये सरकार तो सारा गैर संवैधानिक कार्य कर रही है। तो आपको लगता है जिस तरह से राज्य सरकारें अपने पैसे को लेकर परेशान है और राज्य सरकारों पर संकट है, तो ये और बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, राज्य और केंद्र के बीच में एक और रिफ्ट पैदा होने की संभावना खड़ी हो रही है? इसलिए तो मैंने ये सवाल उठाए आज, क्योंकि कल को ये ना कहें कि कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं उठाए थे, कि हम सुझाव नहीं दे रहे थे, हमने इनको अवगत नहीं किया था। ये इसीलिए मैं आज कह रहा हूं। मैंने तभी भी पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं, मैं कई आर्टिकल्स भी लिख रहा हूं, इसी बारे में लिख रहा हूं कि भैया इस तरह से बिना कानून के को सामने रखते हुए, और ये कानून सब कानून को ओवरराइड करता है, इसमें कोई स्टेट लागू नहीं हो सकता जब नेशनल डिजास्टर हो ऐसा। तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है, ना कोई और कर रहा है, ना कोई स्टेट प्लान के बारे में बता रहा है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान के बारे में बता रहा है। थैंक यू सर। विल गो टू संजय मिश्रा जी, जागरण, आफ्टर दैट साम्या। संजय जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सिब्बल साहब। नमस्कार सिब्बल साहब, आपने कहा कि लॉकडाउन और इकोनॉमिक लॉकडाउन जो है, तो इकोनॉमिक लॉकआउट एंड लॉकडाउन, तो ये दोनों अब बहुत लंबा नहीं चल सकते। तो आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए टू फाइट कोविड एंड इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, कैसे? ऐसा है, इसीलिए संजय जी मैंने बात एक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्लान की। ये डेटा मेरे पास तो है नहीं और कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। ये डेटा तो आपको कलेक्टरों से लेना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो आप हायर लेवल पे जाकर हर डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन स्टेट को आएगी, प्रदेश को आएगी, वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, फिर इनको कोई प्लान से आगे बढ़ना होगा। ये तो इन्होंने काम किए ही नहीं, इन्होंने तो यहाँ गाइडलाइंस देनी शुरू कर दी। तो ये टॉप डाउन अप्रोच थोड़ी ना हो सकती है। देखिए ऐसा छोटी सी बात है और इसमें कोई ज्यादा कोई पाचीदी बात भी नहीं। जब घर बनता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? नींव से होती है ना। अगर नींव मजबूत होगी तो घर भी मजबूत होगा। तो आप एक ढांचा बनाना चाहते हो और इस बात को आप भूल गए तो नींव तो कहीं और से बनेगी। ढांचा कैसे बनाओगे आप? वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन, वो नींव है जिसके ऊपर अपना प्लान बनाओगे। अब यहां से गाइडलाइंस नहीं दे सकते, आपको मालूम है नहीं कि प्रदेशों में और डिस्ट्रिक्ट्स में हो क्या रहा है। इसीलिए मैं ब्यूरोक्रेसी को समझता हूं कि उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए हैं कहीं। साम्या, ask your question. Good afternoon, sir. Sir, my question is pertaining to the lockout that you have been mentioning in a press conference, but there was a circular, an order that came in from the Home Ministry late last night, which suggests that certain stand-alone shops are going to be allowed to stay open in residential complexes. However, the malls are going to remain shut for that matter. Do you think this is the need of the hour? No, I think that it's led to a lot more confusion. There is no clarity. There should be like at least leaders coming out to. I agree with you. This is the problem. Again, we are in different situations. Take, for example, this area where I live, Jodhbagh. There is only one shop which supplies, but it's part of a market. So it will not be a standalone shop serving the community in Jodhbagh, but there is only one shop. So how do you interpret the guidelines? I mean, I'm just giving you an answer. In some residential colonies, there may be 3-4 shops together. One may be a supplier's shop. Is it an isolated shop? Will it be allowed? I don't know. See, as I said, this has to be decentralized. You can't run governments from North Block, from bureaucrats in North Block. You cannot do that. You cannot sort of put the entire country in this situation where guidelines are issued by North Block and the situation on the ground is entirely different. Yes, there should be.
a slow opening up, but rationally, taking into account this ground situation. Thank you. It's been nearly an hour now. I think it's time we should wind up. रनत जी मैंने सवाल भेजा है। आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप पूछ सकती, बोलिए जरा क्या सवाल है। कपिल साहब नमस्कार। नमस्कार। मीनाक्षी भट्टाचार्य, सनमार्ग हिंदी डेली न्यूज़पेपर from Kolkata. Yes. Sir, are you making some plan to stand with old senior citizens, those who are surviving by the rent, and government has reduced the rate of interest of their savings also, so they are very much worried about how they will live. Yeah. I think that's a very serious issue, and I am very much concerned with the elderly people in this country. But आपको मैं एक थोड़ा सा example दे दूं. For example, in one of these countries, I think it is either Norway or Sweden, I don't remember which. There is or maybe Belgium. There is a plan that only senior citizens will not be allowed to go out, because they are the ones who are the vulnerable. But so different countries deal with the situation differently. Therefore, you cannot apply what is happening in the US here or what's happening in Europe here. You have to have your own made in India plan. Self-reliant, made in India, make in India. So moreover, government is giving a bread hand with the cutting the DA and everything for pensioner, from pensioner and government staff. So they are giving the show, they are giving a path to the private companies also. No, I agree, but I have already commented on the fact that the DA and should not be reduced. I mean, should be given. The increased DA should be given. The Prime Minister, the former Prime Minister has said so. Mrs. Gandhi has said so. Rahul Gandhi has said so. So my question was that, are you making some plan? Meenakshi, please, हो गया, अब रहने दीजिए, दो लोग और हैं, वेट कर रहे हैं. Primangshu from Anand Bazar and Sandeep from Vartman. Quickly, if you can come in. We'll wind up now. Hello, sir. You have talked about this need for helping the states in financially help. But many states like Puducherry, Bengal, we are saying the state governments are complaining that governors are playing politics there, and they are making problems for the state government to work. So as a senior politician and eminent lawyer, how do you see the role of governors in the current regime? Actually, I've been talking about this for a long time, and I have in fact made submissions in the Supreme Court also. We saw the role of the Arunachal governor. We saw the role of the Uttarakhand governor. We saw the role of the Goa governor. So we saw the role of the Karnataka governor. We've seen the role of all these governors. They are now the, what should I say, the outreach, the symbols of the central government who wish to destabilize governments and play a hand in destabilizing governments. And we've seen several examples of that. So I'm not surprised that the governor is doing what he's doing in West Bengal. Thank you. Sandeep, last question. Thank you very much. Sibal ji, here is Sandeep from Vartman newspaper. आप जो ये बोल रहे थे कि नेशनल रजिस्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो धारा है इसमें माना नहीं जा रहा है, तो कैन एनीबॉडी और एनी स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल. मैं तो सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ये लेना चाहिए. ये तो एक बहुत इतना इससे ज्यादा अहम मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में भी देखो, ऐसा मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, और ये होगा किसी दिन, और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा. दिल्ली इज पार्ट ऑफ द सिस्मिक जोन. जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था तो मैं कहता था कि दिल्ली में अगर भूकंप आ गया और 7 रिक्टर स्केल से ज्यादा भूकंप आया तो कितनी इमारतें गिर जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते, कितनी लोगों के जाने चले जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते. और तब से मैं कहा कि पॉलिसी बनाओ, रेट्रोफिटिंग करो और इंजीनियरिंग, और ये सिंपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कि कोई ध्यान देता है इस देश में? कोई नहीं देता ध्यान. और ये आज मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये होगा किसी दिन. फिर आप कहोगे कि साहब कोई प्लान ही नहीं था.
फिर आप कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करोगे क्योंकि 1947 में, 1950 में, 1960 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यही होगा ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपना जो नेशनल एक्ट है वो नहीं मान रहा है। मैंने बता दिया भाई, देखिए मैंने आपको आपको डिजिटल मोड में मिल भी जाएगा सब कुछ जो मैंने आपको बताया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो एक्ट कह रहा है। सही बात। Thank you very much. जी सर, thank you. Thank you very much, sir. I hope the government listens to your suggestions, our constructive suggestions, and carries them forward, sir. Thank you, everyone, for joining us, and thank you, sir, for taking our questions. Thank you.